नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया बोर्ड फिर से उठा रहे हैं। आरआरबी चंडीगढ़ 1995 होगा और वही पेज है। अभी तमिलनाडु पेज नंबर 28 मिलेगा। ये नया वाला में देखिएगा। नया वाला जो स्पीड, एक चीज है कि जो अभी 20 वाला 21 वाला एग्जाम हुआ है सब उसमें ऐड कर दिया है, तो बड़ा अच्छा चीज है। आप उसको नया वाला ही स्पीड ले लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए हम लोग प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। छोटा सा प्रश्न है, ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब कि 30-35 मिनट में पूरा हो जाएगा हम लोग को। कह है बजट का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। पहले तो ये समझिए कि बजट क्या होता है। तो ऐसे समझिए कि अगर आपके घर में जो भी हिसाब किताब जो करते हैं सब आपके मम्मी करते हैं, तो मंथली जोड़ते हैं कि कितना गया, खर्चा गया, कितना आया, कौन बेटा को कितना दिए, कितना कपड़ा पर खर्चा किए, ये सब पूरा डेटा एक महीना में निकालते हैं। ऐसे तो नहीं निकालते हुए कौन इतना देख रहा है। तो मान लीजिए एक महीना में डेटा निकला कि इतना इनकम आया था, इतना खर्चा हो गया, ज्यादा मतलब इनकम आया 10,000, खर्चा हो गया 7,000, सेविंग हुआ 3,000 रुपया। मम्मी अगले मन से क्या करेगी, कंट्रोल करेगी उस पर कि भाई ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अगर ज्यादा खर्चा करेंगे तो अपन बेटवा के कैसे पढ़ावेंगे, है ना। तो आप देखिएगा मम्मी से पैसा मांगे तो जल्दी देंगे नहीं कि बस ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो सरकार इसी तरह से बजट तैयार करती है। तो वार्षिक बजट तैयार करती है सरकार, मतलब एक एक साल पर सरकार बजट पेश करती है। वही बजट जो होता है उसी से नया नया रोड बनाना, इधर उधर का काम करना, कल्याण वाला काम करना, ये सब उसी में प्रावधान रहता है। तो पहले तो समझिए कि बजट का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। जैसे हम लोग के घर में क्या है कि मम्मी पापा पूरा बक्सा में रखते हैं छुपा छुपा के, लेकिन आपका जो बजट होता है, मतलब ये चमड़े का जो थैला हुआ, तो बजट हम लोग कैसे अपना बजट पॉकेट में रखते हैं, मतलब कि बैग में रख लेते हैं, चाहे जिसको क्या बोलते हैं आप, पर्स बोलते हैं। तो एक तरह से चमड़े का ही तो होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। ऐसा इसलिए कि भाई वित्त मंत्री जब पेश करते हैं ना, तो चमड़े के थैला में ही सब हिसाब किताब लेके जाते हैं। अब तो डिजिटल भी पेश होने लगा है, देखिए होंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि बजट, तो बजट हम लोग देख लिए, इसका अर्थ देख लिए। अर्थ चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, है ना। अच्छा, ये संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि 112 का संबंध किससे है, बजट से कि वित्तीय वार्षिक लेखा जोखा से। तो बजट नहीं बोलेंगे, वित्तीय वार्षिक लेखा जोखा। तो हमारे संविधान में बजट का, बजट मतलब शब्द नहीं लिखा गया है, उसके जगह पर लिखा गया है वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा, लेखा जोखा। ये 112 आर्टिकल मिलेगा, एकदम याद रख लीजिए 112 आर्टिकल किससे संबंधित है, तो वार्षिक लेखा जोखा से है। हाँ, अब देखिए इसमें एक चीज और समझिए कि बजट सबसे पहले भारत में कौन पेश किया था। सर्वप्रथम बजट जो पेश किया था, बजट पेश किया था जेम्स विल्सन किया था, जेम्स विल्सन किया था, जिस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। 1860 में हुआ था। देखिए पहले जो बजट पेश होती थी तो हम लोग क्या करते थे, इसमें एक पॉइंट समझिए। 1924 की घटना है। 1924 में एक समिति बना, अर्थवत समिति। ऐसे 21 से बना था, लेकिन रिपोर्ट भेजा था कितना में, 24 में। इसमें क्या किया गया, दो काम किया गया कि रेल बजट और आम बजट। रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया, मतलब रेल वाला जितना हिसाब किताब होगा से अलग होगा, आम बजट जो होगा जनता के लिए होगा से अलग होगा। ऐसे ही आया था रिपोर्ट 1924 में, लेकिन बन गया था 1921 में ही बनी थी अर्थवत समिति, और 1924 में रिपोर्ट भेजती है। इसको में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया, अलग
अलग कर दिया गया, है ना। अब 2017 में क्या हुआ कि मोदी जी रेल बजट प्लस आम बजट को एक कर दिए, मतलब दोनों एक ही साथ पेश होगा, एक कर दिए। अच्छा, अब यहाँ से एक सवाल और बनता है कि बजट कौन पेश करता है। तो बजट देखिए वित्तीय उद्देश्य से संबंधित मामला है तो वित्त मंत्री पेश करते हैं। अगर वित्त मंत्री तो दूसरा कोई मंत्री पेश कर सकता है। जैसे बिहार में देखे थे नीतीश बाबू पेश कर दिए थे। तो जो बजट जो पेश करता है वित्त मंत्री पेश करता है। कहाँ करता है? तो सबसे पहले लोकसभा में पेश करता है और उसके बाद राज्यसभा में जाता है। यही सब बहस होते रहता है, कितना खर्चा हुई, कितना आया, ये सब है। तो आप इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है कि वित्तीय लेखा जोखा का संबंध किसमें है? तो 112 में है। कौन पेश किया? तो 1860 में। अब इधर समझिए कह रहा है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। बड़ी बात हम लोग देखे कि तीन परियोजना जैसे देखे रावी पर, पोंग परियोजना ब्यास पर देखे ना, थप्पा झाकड़ी सतलज पर देखे। आज हम लोग कुछ नया समझेंगे। जैसे ऐसे याद रखिएगा, जो सरदार लोग होते हैं बड़ी नरम होते हैं। जैसे सिख वाले जो थोड़ा सा नरम होते हैं, तो सरदार कैसे होते हैं भाई? नरम होते हैं। तो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अब इसमें ये गुजरात में मिलती है। अब इसमें थोड़ा सा ये देखिए कि और कुछ परियोजना है, उसका नाम दो बड़ा इंपॉर्टेंट, एक राणा प्रताप परियोजना और एक आपको मिलेगा जवाहर परियोजना। ये दोनों जो है से चंबल नदी पर है। चंबल, ये आपको राजस्थान में मिलेगा, चंबल नदी, है ना। तो इसको कैसे याद रखिएगा? ऐसे याद रखिएगा, जो जवाहर जो थे और राणा प्रताप के तो नाम सुने होंगे, इतना वीर थे कि मतलब दोनों के बल बहुत ज्यादा था। चंबल या चलाक बड़ी थे या चंबल थे, मतलब बल उनका बहुत ज्यादा था। जैसे जवाहरलाल नेहरू ये भी बहुत अच्छा काम किए हैं, राणा प्रताप तो बल उनको ज्यादा था। ऐसे एक और याद रखिएगा, भीमा परियोजना ये आपको पवना पर मिलेगा। तो कभी आप रामायण या महाभारत देखे होंगे तो भीम के तो नाम सुने होंगे। और पवन किनको बोलते हैं? हनुमान को पवन पुत्रे। तो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं कि माना जाता है कि दोनों भाई थे, मतलब कि बड़े भाई भीम थे और छोटा भाई ये थे। ऐसे आप सुने होंगे, चाहे वो बड़े थे। तो भीम और पवन एक ही हैं। तो भीमा परियोजना किस पर है? पवना पर। और एक है और लिख दे, यहां पर लिख लीजिए रंजीत सागर परियोजना, या इसी को थीन बोलते हैं। ये आपको मिलेगा रावी नदी पर। तभी इतना आप याद रखिए, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगर इसको आप लिख लिए, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। दिया हुआ है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। अब देखिए इसमें हम लोग को तो सद्भावना पुरस्कार आता है जो अच्छा काम करते हैं, तो मदर टेरेसा को दिया गया था। तो थोड़ा सा हम लोग राजीव गांधी के बारे में सवाल आवेगा, तो इसमें कैसे हम लोग डील करेंगे और सवाल आती है। और थोड़ी सी मदर टेरेसा के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा समझिए राजीव गांधी के बारे में। अब उतना डिटेल नहीं, जो सवाल बनता है। अब इसकी पूरी लव स्टोरी एक हमदान पूरा उलट देंगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई, इसको भी बेइज्जती होगा, तो रहे नहीं। तो सबसे पहला सवाल कि भारत का युवा प्रधानमंत्री थे, युवा प्रधानमंत्री। अब इनके द्वारा दो काम किया गया था, वही काम बड़ी फेमस हुआ। इनका दो काम आपको तो याद ही रखना होगा। एक सूचना क्रांति का जनक। आप इतना आप जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, मोबाइल की हो चाहे कंप्यूटर की हो, लैपटॉप की हो,
चाहे संचार को हो, सब किनको माना जाता है? राजीव गांधी इस पर बहुत ज्यादा काम किए थे, कंप्यूटर पर काम। मतलब ये नहीं कि मतलब इनकी सरकार बड़ी काम किए थे, सरकार के तो हेड यही होंगे, इन्हीं का नाम आ जाएगा। तो सूचना क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? राजीव गांधी को माना जाता है। और दूसरी, आप लोग पढ़े होंगे संविधान में, मूल संविधान जब बनी थी तो 8 अनुसूचियां थी। 9वां जोड़े जवाहरलाल नेहरू और 10वां जो आया दल बदल कानून, यही जोड़े थे। तो 10वीं अनुसूची जो 1985 में आई, 1985 में, 84 में जब इनकी मां की हत्या हो जाती है तो 85 में ये बन जाते हैं। तो 85 में दल बदल कानून आया। 10वीं अनुसूची में बोला गया दल बदल कानून। दल बदल कानून कैसे याद रखेंगे? दल बदल कानून मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम कांग्रेस में थे, अब मुझे राज ना आई, हम चल गए भाजपा में। अब भाजपा में चल गए तो मेरे पर दल बदल कानून लग जाएगा और मेरा पद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसका रूल होता है कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस, मान लीजिए कि 20 को पूरे कांग्रेस के पार्टी है, अगर इसमें 2/3 भाजपा में जाके मिलते हैं तो इन लोग पर पद पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कोई सिंगल पर्सन दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसका पद खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं दल बदल। तो कैसे याद रखिएगा कि 10वीं में क्या है? दल बदल। देखिए 10 ऐसा है, 10 ऐसा लिखते हैं तो आप ऐसे कि 0 इधर भी लिख सकते हैं, 0 को कभी इधर भी लिख सकते हैं, दल बदल कर रहा है ऐसे। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल। कौन लाए थे? तो राजीव गांधी। कब लाए? तो 1985 में। सूचना क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? तो राजीव गांधी के। अब इसके बाद आई है मदर टेरेसा। अभी तो सवाल बड़ी पुराना हो गया, लेकिन ये सब आपको सवाल आ सकता है। थोड़ा सा मदर टेरेसा के तो नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, है ना? तो पहले आप ये लिख लीजिए किस देश के थे? तो अल्बानिया की थी। अल्बानिया उत्तरी मैसिडोनिया में पड़ता है। इनमें 2 चीज इनका पुरस्कार मिला है, 2 पुरस्कार मिला है। एक शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, अगर ना दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा सुनकर। और एक भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। तो ये मिला है 1979 और ये मिल जाएगा 1980। तो कम से कम आप राजीव गांधी के बारे में और मदर टेरेसा के बारे में इतना तो याद रखिए, है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भाई। दिया हुआ है रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है ना? अब पहले ये समझिए, अच्छा लाइन फिर से कट गई, धोखा। थोड़ा सा रुकिए देखिएगा, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, बार बार धोखा हो रहा है जी। तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। तो देखिए बहुलक किसको, पहले ये समझिए कि इसमें बहुत सारे जब अणु मिल जाते हैं तो उसको बहुलक, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन का जो छोटा कण है से एथिलीन है, एथिलीन है। और वही एथिलीन एथिलीन मिलते मिलते क्या बन जाता है? पॉलीथीन, पॉलीथीन बन जाता है। जैसे प्रोटीन आप देखे होंगे तो प्रोटीन जो है ऐसे 20 एमिनो एसिड से बनता है, तो उसका एकलक क्या है? एमिनो एसिड। तो बड़ी सला मिल जाता है तो प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह से 2 तरह के होते हैं, कृत्रिम होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक जो नेचुरल रूप से बनते हैं और कृत्रिम जो इंसान बनाता है। तो दोनों का उदाहरण आपको याद होना चाहिए। पहले तो समझिए बहुलक। तो बहुलक क्या है भाई? एक बृहद अणु वाले होता है, बृहद अणु होता है इसमें, मतलब अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होता है। ऐसे समझिए कि एक छड़ी है और बड़ी सारा छड़ी मिलाकर कोई बड़ा विशाल घर बना दिए, सपोज दैट, ऐसे समझिए। तो ये हो गया बहुलक। ये 2 तरह का होता है। आप दोनों का कम से कम एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, याद का समझ लेना है केवल। एक लिखिएगा प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक। इसमें नेचुरल द्वारा जो प्राप्त होगा एक कृत्रिम बहुलक, कृत्रिम बहुलक। देखा, प्राकृतिक बहुलक में सबसे पहले प्रोटीन। अब बताइए प्रोटीन आप ऐसे बना लीजिएगा, आपको क्या लगता है? ऐसे बना लीजिएगा,
नहीं बनेगा। प्रोटीन जैसे आप सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, अब बताइए ऐसे बनाइएगा आप, नहीं तो स्टार्च है ना, ग्लाइकोजेन, 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 एक काइटिन, कपास, कपास, एक प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़। देखिए रबड़ तो हम लोग कृत्रिम में बना लेते हैं सल्फर मिला के, और एक होता है प्राकृतिक। तो थोड़ा समझ लीजिए कि प्रोटीन है, प्रोटीन से भी कुछ सवाल बनता है कि 20 एमिनो एसिड मिलता है तो क्या बनता है, प्रोटीन। एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन था। सेलुलोज कहां पर पाया जाता है भाई, तो पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। स्टार्च, ये सवाल आपको बढ़िया है। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई पौधा का पानी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, तब पर भी कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। तो कौन जीवित रखता है, स्टार्च रखता है। उसका संचित भोज पदार्थ जो अंदर है उसको जीवन शक्ति देगा, से कौन देगा, स्टार्च देगा। और हम लोग कभी कभी मान लीजिए छठ हो गया, चाहे बहुत से छठ हो गया, चाहे बड़े बड़े व्रत हो गया कोई, तो हम लोग सहते हैं 1-2 दिन 3 दिन जो भी सहते हैं, तो जो सहने की जो क्षमता देता है इसे ग्लाइकोजन देता है। मान लीजिए कि अनशन पर बैठ गए हैं, 10 दिन तक हम खाना नहीं खाएंगे, अगर ये रोड पास ना होगा, तो आपको जो बचैले जो रहेगा सब दिन ना, मतलब जितना दिन, कौन बचैले रहेगा, ग्लाइकोजन। तो इंसान में क्या होता है, संचित भोज पदार्थ के लिए तो ग्लाइकोजन। पेड़ पौधा में क्या होता है, तो स्टार्च होता है। अब प्राकृतिक रबड़ समझ, और कवक का बाहरी झिल्ली काइटिन के बनी होती है, और कपास समझ, ये सब प्राकृतिक रबड़ है। कौन रबड़ है, प्राकृतिक। और ये कृत्रिम, तक कृत्रिम ऐसा होगा कि जो आप खुद बनाइएगा। जैसे मान लीजिए आप रबड़ बना रहे हैं, कृत्रिम रबड़ बना रहे हैं, कृत्रिम रबड़, तो रबड़ इसमें सल्फर भी मिलाया जाता है मुलायम करने के लिए, तन्यता खींचने के लिए। ऐसे तो एक बार सवाल आ जाता है कि से मतलब रबड़ में क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। अब आप नाम सुने होंगे बूना एस, बूना एन, ये सब रबड़ का नाम है, बूना एस, बूना एन, बैकेलाइट, बैकेलाइट, ये सब हम लोग बनाए हैं कृत्रिम रूप से। आप नाम से पॉलीथीन, पॉलीथीन, पीवीसी नाम सुने होंगे, पीवीसी, और बहुत ज्यादा होता है, आईडीसी कर दीजिए। आप इतना याद रखिए, प्राकृतिक है, बाकी सब क्या है, कृत्रिम है। बुना एस, बुना इन क्या होता है, तो एक रबड़ होता है। बैकेलाइट एक ऐसा है कि ताप देने पर इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसको पढ़े होंगे, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से बना है। और पॉलीथीन का एकलक क्या होता है भाई, तो एथीन होता है। और पीवीसी का उपयोग हम लोग पाइप पे करते हैं, जैसे बाथरूम वाला पाइप नहीं रहता है ऐसे, वो पीवीसी। थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। हम लोग को पढ़ना है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अब सार्क से जो भी सवाल बनेगा, पहले तो ये समझिए कि सार्क है तो क्या है। तो एशिया के दक्षिण वाले भाग में जो देश है, तो वो अपना एक संगठन बनाए थे परस्पर सहयोग के लिए। आर्थिक सहयोग होगा, जैसे कोविड चल रहा है तो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बनाए थे। देखिए ये सार्क, पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सार्क, सार्क है ना। इसको लिख लीजिए साउथ, देखिए साउथ आ गया, एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगठन। फोर रीजनल, क्षेत्रीय है, मतलब और किसी दूसरे को सहयोग, रीजनल। और कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब बताइए यहां से सार्क का जो हेड क्वार्टर मिलेगा, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो काठमांडू में है। अब जरा कमेंट करके बताइए काठमांडू किस देश की राजधानी है। आप लोग बताइए, मेरा टेक्निकल टीम दे देगा उत्तर इसका, ना बताइएगा तो। और देखिए इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना, तो आप स्थापना याद रखिएगा 7-8 दिसंबर 1985 में हुआ था। अब 1985 में हो रहा है, तो प्रथम इसका सम्मेलन भी
85 में होगा प्रथम सम्मेलन। सब मंत्री लोग मिलेगा, एक दूसरे से बात करेंगे और खाए पिएंगे और पूरा बम बम रहेंगे। तब प्रथम सम्मेलन 1985 में होगा और ढाका में हुआ। प्रथम सम्मेलन 85 में और ढाका में। इसको भी आप कमेंट करके बताइए ढाका किस देश की राजधानी है। अब एक प्रश्न और है कि सार्क में कुल कितना देश शामिल है? तो सार्क में कुल 8 देश शामिल है। तो भारत के जो पड़ोसी है ना लगा हुआ वही है। इसमें इंडोनेशिया और म्यांमार को छोड़ दीजिएगा और चाइना को। देखिए पाकिस्तान लिख लीजिए इसको, 8 देश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, एक तो भारत होबे करेगा और ऊपर नेपाल बोल रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लीजिएगा भूटान, ऐसा तो आंख अच्छी आप लोग का है। भूटान और श्रीलंका भी लिख लीजिए, श्रीलंका। और एक हो गया मालदीव। अब बांग्लादेश का है छूटेगा, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। तो ये आपको सार्क हो गया। देखिए हम लोग अभी तक एक ही संगठन को पढ़े हैं कि अभी कौन पढ़े हैं संगठन? सार्क। ऐसा ही आएगा WHO भी पढ़ लिए थे। WHO उसका बताइए तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप लोग देखे होंगे जिनेवा में है। अब इसके बाद एक नया संगठन आया है गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रैफिक होता है। अभी गैट क्या है, इससे क्या सवाल बनेगा, थोड़ा इसको नोट कीजिए आप लोग। इसको हटा देते हैं, इधर हम लोग वार्तालाप कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए आप समझिए गैट को। गैट का ये तो फुल फॉर्म हो गया। यही गैट जो था ना से बाद में यही WTO में परिवर्तित हो गया। काहे कि भाई ये देखिए अब समझिए ऐसे, यही गैट बाद में WTO, देखिएगा वर्ल्ड, यहां सवाल आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये जो WTO इसी से बना है, इसी गैट से बना है WTO। इसका जो स्थापना होगा, स्थापना आप एकदम डेट याद होना चाहिए, 1 जनवरी 1995। और हेड क्वार्टर जरा कोई बताइएगा। 20वें व्यापार संगठन इसको बोलते हैं हिंदी में, 20वें व्यापार संगठन। इसका हेड क्वार्टर मिलेगा जिनेवा में, है ना। अच्छा अब इसके काम है, नामे से पता चल रहा है 20 व्यापार संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार होता है उसको मैनेज करने का जो काम करता है, कौन करता है? 20 व्यापार संगठन। जैसे मान लीजिए भारत दूसरे देश में सामान भेज रहा है, उधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, तो उसके बीच जो भी विवाद होगा, जो भी लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ मामला में फंस जाएगा, तो सारी समस्या कौन हल करेगा? 20वें व्यापार संगठन। ऐसे सब कट मार देता था ना। तो इसमें और क्या देखते हैं? हाँ कार्य देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को कंट्रोल करना, व्यापार को नियंत्रण करना, लिख के कौन मार हम लोग इंग्लिश होता जानते हैं, नियंत्रण करना। तो ये आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल लगाया जाए महाशय। देखिए एक नया संगठन फिर से आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब हम लोग यूएनओ के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तब बढ़िया से ध्यान से समझिए। 3-4 को संगठन हम लोग देख लिए थे, और एक है फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग। इसको तो रट ही लीजिएगा, बाकी फल के बारे में बतावेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले समझिए यूएनओ। यूएनओ
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर दिखाए तो लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसको बनाने की क्या जरूरत था? बड़े बच्चा लोग सोचता है भाई इतना संगठन बनने की क्या जरूरत है भाई। तो ऐसा हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो वहां पर राष्ट्र संघ बना था, आप सुने होंगे 1920 में। वो बना था कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से युद्ध ना होवे, लेकिन तबाह ना होवे। लेकिन युद्ध शुरू हो गया फिर से, आप देखे थे 1939 में। तो 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो लोग एहसास किया, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध, तो एहसास किया कि भाई एक ऐसा संगठन हो कि भविष्य में कोई युद्ध ना हो। भाई इससे हर इंसान को फायदा हो। हार जीत तो अलग की बात है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ सहना पड़ता युद्ध की। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यूएनओ की स्थापना किए कि ये संगठन क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम करेगा। तो देखिए इसका स्थापना एकदम याद होना चाहिए डेट, कि कोई 12 बजे रात में भी उठ के अगर पूछे कि बताओ यूएनओ की स्थापना कब, तो लिनोइले से ही 24 अक्टूबर 1945 आपको बोल देना है कि 24 अक्टूबर बस आने वाला ही है 1945 ये डेट। अब इसके स्थापना में योगदान 3 व्यक्ति का था। अब बताओ 3 वो बड़ी पावरफुल था उस समय जो स्थापना कर रहा था। एक अमेरिका यूएसए, एक था ब्रिटेन, और एक रसिया कैसे पीछे छूटता, रसिया। अरे बाप रे, लाइट आ गया थोड़ा, 1 मिनट। तो रसिया, तो देखिए रसिया का, सॉरी यूएसए, ब्रिटेन और रसिया। तो यूएसए का जो उस समय राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, तो हम केवल रूजवेल्ट लिख रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा ये किनका योगदान था, रूजवेल्ट का। और ये विंस्टन चर्चिल का नाम सुने होंगे, चर्चिल, और ये था स्टालिन। ये तीनों मिलकर यूएनओ बनाते हैं। और ये जब बन जाता है 24 अक्टूबर 1945 में, तो देखिए अमेरिका बड़ा चालाक, बड़े बड़े का संगठन वहीं पर बना लिया। तो इसका जो हेड क्वार्टर जो बना, हेड क्वार्टर मतलब इसका मुख्यालय अभी भी बहुत 17 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ये आपको न्यूयॉर्क में बना। अच्छा, ये 17 एकड़ जमीन में इतना रहेगा तो पूरा खानदान है हम लोग की संभर जाएगा। इतना पढ़े लिखे कोई जरूरत नहीं है। 17 एकड़। अब इसको दान दिया था एक जॉन डी रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर नाम का एक व्यक्ति इसको दान में दिया था। देखिए यूएनओ भले लगता है यूएनओ है, लेकिन इसका भी 6 भाग है। यूएनओ का जो है से 6 भाग है, तो 6 भाग में आपको 2-3 भाग एकदम याद होना चाहिए। 3 भाग आपको याद होना चाहिए। एक तो है महासभा, गाइस इसका भी बैठक चल रही है। एक सुरक्षा परिषद, थोड़ा सा याद होना चाहिए। एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसी का भाग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। देखिए महासभा को बोलते हैं दुनिया का लघु संसद। ऐसा इसलिए कि जितना भी यूएनओ मेंबर है 194, सब एक को प्रतिनिधि भेजते हैं, बैठक करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं। अभी भी चल रहा था, मोदी जी यहाँ पर तभी किए थे, लगता है शायद खत्म अब हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं दुनिया का लघु संसद। और सुरक्षा परिषद आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें 5 गो अस्थाई और 10 गो अस्थाई होता है, ऐसा पढ़े होंगे। तभी उसको तो नहीं पढ़ेंगे अभी और डिटेल में। इसमें इतना याद रखिए, दुनिया का पुलिसमैन इसको बोलते हैं, दुनिया का पुलिसमैन। सब एक ही दिन हो जाएगा तो लगेगा बड़ी सलामती हो गया।
तो थोड़ी हम लोग जहर पिएंगे, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, इसको आप याद रखिएगा। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ सुनवाई करना है, जैसे भारत और पाकिस्तान का कोई मामला फंसा होगा तो जो सुनवाई कहां पर होगा, ये अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय में होगा, द हेग में होगा, नीदरलैंड में पड़ता है। इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए नीदरलैंड। अब नेक्स्ट है कि फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब तो ये तो गैस आपको याद रखना होगा कि एसिटिलीन यूज किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फल की बात आया है, तो फल के बारे में थोड़ा समझिएगा। फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, कि फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आप लोग बताइएगा कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, कमेंट जरा कीजिए, हम देखना चाह रहे हैं। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? शायद आप लोग उत्तर दे दिए होंगे, देखो दिया पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अब देखिए फल जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। ये फल दो प्रकार का होता है, एक सत फल, एक होता है सत फल, मतलब ये लीगल फल हो गया जैसे, और ये हो गया एक होता है असत फल। असत फल, ये सत फल ऐसे समझिए कि अरेंज मैरिज हो गया तो सत फल होगा, जो बच्चा पैदा होगा। लव मैरिज हुआ तो क्या हो गया भाई, असत, लगा पड़ोसी का बाल बच्चा है। तो सत फल जो बनता है से अंडाशय में बनता है। अंडाशय, अंडाणु, शुक्राणु, ये सब तो पढ़े होंगे ना। तो अंडाशय में कौन फल बनता है, सत फल बनता है। 95% यही फल होता है। पड़ोसी का कम बाल बच्चा होता है वैसे, है ना, कभी कभी चल जाता है चक्कर, तो अलग बात है। असत फल पुष्पासन पर बनता है, इसको आप याद रखिएगा, पुष्पासन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें उदाहरण पुष्पासन असत फल है, मतलब इलीगल फल है, तो दोनों पुष्प खिला रहे थे, अलीगल बन गया भाई, हो जाता है। तो इसमें आपको कम से कम 2-4 का नाम याद होना चाहिए कि सेब, कटहल, नाशपाती। नाशपाती क्या है भाई, असत फल है ना। नाशपाती और सेब ये सब क्या है, असत फल है। इसमें और ऐसे सवाल है, इसको अंडा से पुष्पासन सब फिगर बन के बतावेंगे अगर आवेगा, नेक्स्ट आवेगा नहीं। अब इतना कम से कम अभी याद रखिएगा, नेक्स्ट हमारा आवेगा तो इसको पूरा फिगर देके बतावेंगे, कैसे अंडाणु शुक्राणु मिलता है, कैसे सत फल बन जाता है, इसको बतावेंगे। इतना भी नोट कीजिए आप लोग। देखिए 3 सवाल और बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग सो जाएंगे, है ना। सोना नहीं है, मतलब पढ़ते रहना। टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। ऐसे कल जब हम लोग खेल, अगर आप लोग वीडियो देखे तो खेल से संबंधित कुछ शब्द लिखाए थे, लेकिन देखो टी छूट गया था। अगर कल लिखाए थे तो इसको तो कवर हो ही जाता। तो टी शब्द का संबंध गोल्फ से है, तो 2 चीज आया, टी शब्द आया, गोल्फ आया है। तो देखिए गोल्फ जो है इसे कोर्स में खेला जाता है, इसका जो मैदान होता है इसका नाम है कोर्स। अब ऐसे याद रखेंगे, अगर हम लोग को गोल हासिल करना है कोई चीज, तो आपको कोर्स लेना होगा, कोर्स पढ़ना होगा। और टी मतलब कहां पर, जहां पर से माना जाता है बॉल को ना, वहीं पर बोलते हैं, उसको टी बोलते हैं। तो 3-4 शब्द आपको याद होना चाहिए। चाइना मैन, आप लोग बताइए कमेंट करके कि चाइना मैन का संबंध किससे है, कमेंट कीजिए आप लोग। और एक क्यों करो, क्यों, एक ये बताइए, एक बुल्स आई, कल ही लिखाए थे बुल्स आई। अब एक है ड्यूस, ड्यूस, और एक हम लोग देखे थे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। और कोई सब था, एक था नॉट कॉट, नॉट आउट। आप लोग इसका उत्तर बताइए, है ना। देखिए चाइना मैन बताए थे क्रिकेट,
कैट तरह मुड़ी के कर लगता है भाई चाइना लोग का, तो क्रिकेट कैट। क्यों? तो बिलियर्ड्स 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 बिलियर्ड्स। क्यों का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स से। बुल्स आई तो ये शूटिंग, कहते कि जब हम लोग का शूटिंग वूटिंग कहीं पर होता है तो बुलबुल्ला आ जाता है, गोली उली कोई मारता है तो झूठो मूठो कैसे देखिए। ड्यूस लॉन टेनिस, अगर आप लॉन लीजिएगा तो आपको ड्यूस तो रहेगा यार, गांव में जरा लॉन ले लिया है। टेनिस है ना, एक समूह वाला चला है, लोग निकाल निकाल के चुका हिल रहा है, तो वो ड्यूस है बहुत। बटरफ्लाई, फ्लाई कब कीजिए? जब तैरिएगा, तैराकी। नॉकआउट, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, कुछ लोग उत्तर दिए बॉक्सिंग। तो इसको आपको इतना कम से कम याद होना चाहिए, कोई 12 बजे रात में भी उठा के बोले तो हाँ टी का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। क्यों का संबंध किससे है? तो इससे है, ठीक है, बिलियर्ड से। अब इसके बाद है संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को। कम से कम अभी जो 6-7 वीडियो है उसमें कम से 2-3 बार इसको बता दिए कि संविधान का अंगीकृत कहे तो 26 नवंबर मारेंगे, लागू कहे तो 50 करेंगे। अब इसमें कुछ आज नया फैक्ट देखते हैं। अंगीकृत बार लिखा दें, कई बार लिखा है तो उसको बार बार न दें, इसमें लिखेगा। और इसमें बैठक भी लिखा दी है आपको, तो इसमें कुछ नया। हाँ, संविधान सभा का संवैधानिक या कानूनी, ये प्रश्न आता है, या कानूनी सलाहकार, कोई बताइए कौन था सलाहकार? तो पढ़े होंगे आप लोग, BN राव कानून के बारे में देते थे। अगर बोलेगा संविधान सभा का सचिव, तो सचिव कहेगा तो HVR अयंगर। इसको याद रखें। देखिए अभी तक तो अच्छा इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर लगवा देंगे। अभी तक हम लोग संवैधानिक कानूनी सलाहकार हम लोग देखे थे BN राव को, लेकिन एक संविधान का सभा का सचिव आ गया तो HBR। अभी कौन लिखिएगा? संविधान सभा का प्रमुख सुलेखक, तब इधर उधर लिखने उठने वाला, तो प्रेम बिहारी शायद रावत है। नारायण है, प्रेम बिहारी नारायण है ना। और इसके बाद एक और लिख लीजिएगा, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार। देखिए एक प्रारूप समिति वो अलग है, यहाँ पर मुख्य प्रारूपकार है तरीके परोपकार। हाँ ठीक है, ये है आपको LN मुखर्जी साहब। अगर संविधान सभा में अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बोलेगा, प्रारूप समिति और प्रारूपकार वो अलग हो गया, समिति का अध्यक्ष आपको बोलेगा तो BR अम्बेडकर। नाम सुन लग रहा होगा, अम्बेडकर। इसमें कितना थे प्रारूप समिति में? तो 7 गो मेंबर थे। अम्बेडकर कहाँ चले गए थे? कोलकाता। फिर वहां से कहाँ गए? बॉम्बे से आ गए थे। अच्छा, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिख लीजिएगा कि संविधान सभा जब बन रहा था तो इसमें महिला कितना शामिल थे? कोई बता सकते हैं? कुल महिला लोग कितना थी? तो 15 थे। SC ST से कितना लोग गए थे? SC ST से तो 33 गो है। अच्छा, टाइमिंग कितना लगा था संविधान बनाने में? तो 2 वर्ष। ये तो याद होगा सबके, जिसको याद ना हो उसको शादी ना होगी। 11 महीना 18 दिन। खर्चा कितना आया था? तो लगभग 64 लाख, 63-64 लाख खर्चा आ गई थी इसमें। तो कम से कम, अच्छा एक और छोड़ दीजिए, ठीक है, बहुत इतना आप लोग रख लीजिए, उसके बाद आवेगा तो फिर बताएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे रहेगा, ये छूटेगा नहीं।
थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कीजिए। एक प्रश्न और बचा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टाइम भी हो चला, एक लास्ट प्रश्न है, अंतिम घड़ी है रामन। देखो लास्ट है कि माइक्रोफोन का आविष्कार, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का आविष्कार जो किया था से ग्राहम बेल किया था। ये ऐसा सवाल दिया हुआ है, ग्राहम बेल। तो कैसे याद रखेंगे कि फोन बजता है तो बेल बजती है, फोन बजता है तो क्या बोलती है, बेल, मतलब रिंग बजती है। तो ग्राहम बेल क्या है भाई, माइक्रोफोन। अब यहां से आप माइक्रोफोन के बारे में थोड़ा सा तो याद रखिए। माइक्रोफोन ये क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा में लाता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन ला लोग पढ़े होंगे ना कि मोटर इसमें करता है उसमें करता है। तो ये क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत। अच्छा दो चीज और लिख लीजिए, एक मोटर होता है, बड़ा फेमस प्रश्न है मोटर, और एक होता है डायनेमो। तो मोटर में आप ट्रिक याद रखिएगा, बिया ऐसे याद रखिए। मान लीजिए कि कोई पत्नी जो है अपनी पिया से बोल रही है मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर दो पिया, लेकिन वो पिया जो है से सुन नहीं रहा है, वो बिया, तब पिया की जगह बिया बोलने लगे, गुस्सा में है बिया बिया बिया। तो मोटर की जगह क्या बोल रही है, बिया, पिया बोलना चाहिए था, लेकिन गुस्सा में पिया बिया बिया। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ये आती है सवाल कि भाई मोटर किस में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक में। और देखिए इसका उल्टा ये होता है, अगर ये वाला याद है तो बस इसको उल्टा कर दीजिएगा। आप बताइए यांत्रिक ऊर्जा से क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, है ना। अब एक आप लोग का लास्ट सवाल है ना, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक सवाल दे रहे हैं, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो पढ़ाया हुआ है कि अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है। इसको एक कमेंट करके बताइएगा आप लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। 123 का संबंध किससे, और एक और देखिएगा, दो प्रश्न हैं, आप दोनों का उत्तर भेजिएगा कमेंट के माध्यम से, है ना। ये लाइव वाला नहीं, उसमें देखिएगा। एक देखिएगा 61, ये दोनों पढ़ाया हुआ है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा चर्चा कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर यहीं पर मिलेंगे हम लोग, यही टाइम में मिलेंगे। टाइम भी हो गया है ना, 7 से पार कर गया। तो आइए अब हम लोग विदा लेते हैं, गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है।